स्वागत दोस्तों एक बार फिर से आपका अपना YouTube चैनल पंकज जीएस स्टडी सेंटर में। दोस्तों अभी देश में एक तो दो कारणों से माहौल गर्म है। एक तो दोस्तों हाल 2 महीने के बाद दोस्तों देश में चुनाव होने वाला है। इसका दोस्तों अभी जो वर्तमान में है वो है किसान आंदोलन पार्ट 2। 2020 में इससे पहले किसान आंदोलन हुआ था दोस्तों। उस किसान आंदोलन का मुख्य कारण था कि दोस्तों सरकार ने आनंद फानने में 3 कृषि कानून लाया था बिना किसी से सहमति किए। कैबिनेट बैठक में विधेयक लाकर और 3 कृषि कानून बिल पास करा लिया था। इसके कारण किसानों का गुस्सा था और कृषि कानून को वापस लेने के लिए किसान आंदोलन लाया गया था। और दूसरा मुद्दा था कि एमएसपी को लीगलाइज किया जाए, एमएसपी के अंदर दोस्तों कानून बनाया जाए। तो पहला मुद्दा तो दोस्तों 2022 में 13 महीना के धरना के बाद दोस्तों खत्म हो गया था कि सरकार ने 13 महीना के बाद घोषणा कर लिया कि चलिए कृषि कानून जो तीनों लाए हैं उसको हम रद्द कर देते हैं। और दूसरा बातों पर सहमति बने की तो एमएसपी का जो लीगलाइज वाली मुद्दा है उस पर दोस्तों सरकार ने कमेटी बना दिया था। बोला कि कमेटी जो रिपोर्ट देगी उसके अंतर्गत हम काम करेंगे। दोस्तों 2020 के बाद से अभी तक कोई कमेटी कोई रिपोर्ट वगैरह दिया नहीं, ना उस पर कोई सिफारिश किया। इन सब के कारण दोस्तों किसान गुस्से में आ गए। फिर से दोस्तों किसान आंदोलन देश में अभी चल रहा है। तो जानते हैं दोस्तों इसमें एमएसपी का लीगलाइज होने का क्या मतलब है, सरकार क्यों नहीं एमएसपी को लीगलाइज कर रही है, इसके पीछे क्या कारण है, इससे देश को क्या नुकसान होने वाला है, इससे क्या किसानों को फायदा होने वाला है, इन सब बातों को चर्चा करेंगे दोस्तों। वर्तमान में जो किसानों का मुख्य मुद्दा दोस्तों यही है कि एमएसपी को हम लीगलाइज किया जाए। तो इसी मुद्दा पर हम आज दोस्तों चर्चा करते हैं। दोस्तों जाने कि एमएसपी दोस्तों वर्तमान में जो एमएसपी देती है सरकार वो A2 + FL का 1.5 गुना, यानी A2 + FL प्लस 1.5 गुना इसके आधार पर दोस्तों सरकार वर्तमान में एमएसपी देती है। तो जानते हैं दोस्तों पहले कि A2 और FL क्या होता है दोस्तों। A2 दोस्तों होता है, A2 मतलब होता है एक्चुअल कॉस्ट। जो खेती दोस्तों किसान करता है, खेती करने क्या क्या लगता है, बीज चाहिए, बीज लगेगा, और क्या लगता है उर्वरक चाहिए, उर्वरक लगता है, और क्या लगता है कीटनाशक, कीटनाशक, और क्या चाहिए सिंचाई, और बिजली लगता है। बिजली लग गया। इसके बाद यही सब बेसिक चीज जो लगता है एक्चुअल कॉस्ट में, यही सब दोस्तों काउंट किया जाता है। तो सरकार जो एक्चुअल कॉस्ट में यही सब फिलहाल काउंट करता है। और भी जो लगता है खेती के लिए ये सब आता है। और दूसरा इसमें हो गया एफएल का मतलब दोस्तों फैमिली लेबर। एफएल का मतलब होगा फैमिली। मान लीजिए जैसे हम किसान है दोस्तों, तो इसके बाद किसान खेती करने के दोस्तों मेरा उसमें श्रम लगेगा, मेरे पिताजी का श्रम लगेगा, और मेरे माताजी का श्रम लगेगा, और हमारे जो लोग फैमिली होंगे जैसे दादाजी हो गया, दादी जी हो गए, जितने लोग जो दोस्तों इस खेती करने के लिए खेती में काम करेंगे, तो उसका तो कुछ इतना जो समय चार या एक दिन में अगर मान लेते हैं 5 घंटा 6 घंटा खेतों में काम करता है, भाई उसका तो हमको पैसा मिलना चाहिए। तो उसके बदले हमको पैसा मिलता है नहीं दोस्तों। तो फैमिली एफएल में दोस्तों फैमिली लेबर का भी जो आप मेहनत करते हैं उस कॉस्ट को भी दोस्तों शामिल किया जाता है एफएल में। A2 मतलब एक्चुअल कॉस्ट, फैमिली लेबर जो हमारे परिवार के लोग जो खेती करने में जो अपना श्रम दान करते हैं उसको भी दोस्तों कॉस्ट को शामिल किया जाता है। इन दोनों को मिला के इसके बाद 1.5 गुना कर दिया जाता है। तो वर्तमान में सरकार दोस्तों A2 + FL का 1.5 गुना एमएसपी देती है। एमएसपी कितने फसलों देती है, तो 22 + 1 22 फसल होती है दोस्तों। उसमें एक जो होता है गन्ना एमएसपी नहीं, तो गन्ना दोस्तों FRP होता है, फेयर रिम्यूनेटिव प्राइस, जो केंद्र सरकार दिया जाता है। और गन्ना दोस्तों राज्य सरकार भी देती है, वो होता है SRP, स्टेट रिम्यूनेटिव प्राइस। तो 22 फसल हो गया, एक तो गन्ना हो गया, यानी 23 फसलों दोस्तों अभी सरकार एमएसपी देती है। किस आधार पर गन्ना करती है तो A2 + FL का 1.5 गुना। A2 का मतलब समझा दिए, FL का मतलब समझा दिए दोस्तों। तो अभी वर्तमान सरकार किसानों जो मुख्य मांग कर रहे हैं दोस्तों, वो बोला स्वामीनाथन कमेटी का जो रिकमेंडेशन आया था, सिफारिश आया था दोस्तों 2004 में मनमोहन सिंह सरकार ने दोस्तों किसानों के हित के लिए एक राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष दोस्तों स्वामीनाथन आयोग। स्वामीनाथन कौन थे, स्वामीनाथन यही स्वामीनाथन है जो देश में हरित क्रांति के फादर कहा जाता है। स्वामीनाथन को देश में हरित क्रांति के पिता कहा जाता है।
तो स्वामीनाथन कमेटी के अध्यक्षता में दोस्तों कमेटी बना था 2004 में, मनमोहन सिंह सरकार ने बना था। उसने दोस्तों रिकमेंड किया कि वर्तमान में सरकार जो A2+FL देती है दोस्तों, उसको विस्तारित करते दोस्तों, इसको C2+50% दोस्तों, इनमें इसमें C2 को भी शामिल कर लिया दोस्तों। तो अब बता दे दो C2 क्या होता है। C2 का मतलब दोस्तों होता है कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट। कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट, कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट में क्या क्या आ जाएगा दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों हमारे पास एक खेत है 5 कट्ठा का, ठीक है। अब 5 कट्ठा का खेती करने के लिए दोस्तों उसमें क्या क्या लगेगा, उसमें पूंजी लगेगा। अब 5 कट्ठा दोस्तों खेत है तो उसमें खेती करने पूंजी लगेगा ना, बीज खरीदने में पैसा लगेगा, उर्वरक में लगेगा, और बहुत सारा लेबर में लगेगा। मान लीजिए दोस्तों अगर उस खेती करने में हमको मान लीजिए 50,000 रुपया लग गया, ठीक है। और वही 50,000 दोस्तों अगर हम बैंक में जमा कर देते तो 5 या 6% हमको ब्याज मिलता है, या गांव में दे देते हैं हमको किसी को ब्याज पर, तो 5 या 6%, 8% दोस्तों बैंक वाला देता है अभी, और इसके बाद 5 या 6% या 3% भी चलता है अभी। तो 3% या 5% दोस्तों अगर 50,000 के गाँव में किसी को दे देते तो उसमें हमको ब्याज मिलता, ठीक है। तो खेती में लगा दे उसमें तो हमको ब्याज मिला नहीं दोस्तों। तो C2 में दोस्तों इसको भी शामिल किया गया, यानी जो पैसा हम 5 कट्ठा खेती में 50,000 लगाए उसके अंदर जो हमको ब्याज मिलता दोस्तों, उस ब्याज को भी इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। इसको शामिल किया गया है C2 में, ब्याज को। दूसरा दोस्तों अगर 5 कट्ठा खेत है, मान लीजिए 5 कट्ठा हमारे पास है, इस 5 कट्ठा हम खेत नहीं करके दोस्तों इसको हम रेंट पर देते किसी को, इस पर हम मकान बना देते दोस्तों, इस पर हमें रेंट आता है ना दोस्तों, तो उस रेंट को भी दोस्तों शामिल किया गया है, ठीक है। 5 कट्ठा दोस्तों अगर खेती नहीं करके इसको हम रेंट पर लगा देते, इस पर मकान बना देते, इस पर हमें रेंट लगता, रेंट मिलता ना, तो खेत में दोस्तों C2 में इस रेंट को भी शामिल किया गया, ठीक है। और तीसरा C2 में दोस्तों शामिल किया गया है, जैसे कि पंजाब हरियाणा दोस्तों किसान जो होते हैं काफी अमीर लोग होते हैं, उसके पास दोस्तों ट्रैक्टर होता है, खुद का थ्रेसर होता है। लेकिन बिहार यूपी में दोस्तों बहुत स्थिति खराब है किसानों की, तो वहां सबके पास तो जो ट्रैक्टर होता नहीं, सबके पास थ्रेसर होता नहीं है, तो क्या करता है लोग खेत जोतने क्या करता है, भाड़ा पर दोस्तों लाता है ट्रैक्टर और उससे खेती की जुताई करता है। अब स्वाभाविक दोस्तों भाड़ा पर लाके उसके लिए दोस्तों उसको खेत जुताई के लिए पैसा लगता है, तो उस कॉस्ट को भी दोस्तों इस C2 में शामिल किया गया है। खेत जुताई यानी भाड़ा पर जो ट्रैक्टर या थ्रेसर दोस्तों किसान जो लाता है, उसके अंदर जो उसको पैसा देना होता है उस ट्रैक्टर की जुताई के लिए, तो उस कॉस्ट को भी C2 में शामिल किया गया है। और भी बहुत सारे कॉस्ट को शामिल किया गया है। तो C2 में इस सब कॉस्टों को शामिल करता हुआ इन सबको मिला के, यानी A2+FL+C2 इन सबको मिला के और 50% गुना करके तब बोल रहा है किसान के हमको MSP दीजिए। तो C2 समझ गए, A2+FL समझ गए, C2 समझ गए, इन सब बातों को लेकर धरना दे रहे हैं। अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा दोस्तों है अभी किसान आंदोलन का, वो है कि MSP का लीगलाइज किया जाए, MSP के अंदर हमको कानून बना दीजिए, गारंटी दीजिए 23 फसलों पे हमको ऊपर, ठीक है। परंतु सरकार इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। भाई सरकार क्यों नहीं मान रही है, चलिए उसको बता रहे हैं, कारण इसका पीछे बता रहे हैं आपको। भाई देश में अभी करीब करीब मान के चलिए 100 से अधिक फसलों का उत्पादन होता है। कितना होता है, 100 से अधिक फसलों का उत्पादन होता है, यानी 106 या ऐसे कुछ 102 करके होता है, मान लीजिए ना 100 से अधिक फसलों के देश में उत्पादन होता है। उसमें MSP कितने मिलता है, 23 फसलों पर मिलता है। 23 फसल पर भी एक्चुअल नहीं मिलता। एक कमेटी दोस्तों MSP की गठित हुई थी, शांता कुमार कमेटी ने बोला था मात्र देश में 6% किसानों को MSP मिलता है, ठीक है। वो मतलब पंजाब हरियाणा राजस्थान पश्चिमी यूपी या 5 या 7 राज्य के किसान दोस्तों अवेयर है, वही MSP के लाभ लेते हैं। जैसे बिहार किसान वगैरह जैसे हम लोग गाँव में दोस्तों MSP मतलब बहुत पता नहीं है, बहुत लोग MSP मतलब क्या तो कुछ पता नहीं होता है, तो वहाँ का लोकल व्यापारी लोग तो वही लोग अपना औने के पौने दाम में खरीदता है, MSP को लोग मतलब होता है नहीं। 23 फसल का MSP मिलता है, लेकिन एक्चुअल में दोस्तों गेहूं और धान का ही फसल सरकार जो गेहूं और
मतलब गेहूं हो गया, चावल पे एमएसपी पे अनाज खरीद पाती है। बाकी तो 23 फसलों की घोषणा होती है लेकिन खरीद नहीं पाती सरकार। ठीक है, ये हो गया। तो अगर सरकार मान ली 23 फसलों पर एमएसपी घोषणा कर देता है तो देश में दोस्तों और भी फसल है, उन सब फसलों का क्या होगा, सोचने वाली बात है। अगर 23 फसल दोस्तों अगर मान लीजिए घोषणा कर देता है तो 23 फसलों में दोस्तों उसमें पैसा भी लगेगा। 23 फसल का एमएसपी हो जाएगा, सरकार के लिए लीगलाइज अनिवार्य हो जाएगा उन फसलों खरीदने के लिए दोस्तों। ठीक है, अब दूसरा अनिवार्य दूसरा कारण दोस्तों बताते हैं कि देश में दोस्तों अभी अनाज का बहुत ज्यादा उत्पादन। अगर 5 साल किसान अभी खेती नहीं भी करे देश का किसान तो इतना अनाज का दोस्तों उत्पादन देश में हो चुका है कि 5 साल बिना उत्पादन किए 5 साल देश का अनाज चल सकता है। इतना दोस्तों उत्पादन अभी देश में हो चुका है अनाजों का। ठीक है, तो सरकार को उस अनाजों को रखने के लिए भंडारण करने के पर्याप्त जगह नहीं है। लाखों लाख टन हर साल अनाज सड़ जाता है। अगर सरकार एमएसपी बना देती है, कानून बना देती है, एमएसपी जब नहीं है दोस्तों तो अनाज रखने के लिए जगह नहीं है देश में। जब एमएसपी पे कानून बना जाएगा तो सरकार को दोस्तों अनिवार्य हो जाएगा उन फसलों को किसानों से खरीदने के लिए। तो भाई इशू आ जाएगा कि उस फसलों को सरकार रखेगा कहाँ, फिर वो बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, सरकार इतना पैसा भी खर्च करे उन फसलों को फसलों का कोई उपयोग भी नहीं, तो एमएसपी बनाने का फायदा क्या हुआ, कानून बनाने। इन सब कारणों दोस्तों सरकार कानून इस पर नहीं बना रहा है। तो दोस्तों एक और बात है, तीसरा बात है दोस्तों, 2008 में दोस्तों किसान आयोग बना था। उस किसान आयोग ने किसान को परिभाषित किया था, मतलब किसान के अंदर परिभाषित किया दोस्तों। किसान के अंतर्गत केवल जो फसल उत्पादन करता है वही नहीं आते हैं। किसान के अंतर्गत दोस्तों जो है मुर्गी पालन करते हैं उसको भी किसान कहा जाता है, मछली पालन करते उसको भी किसान कहा जाता है, बकरी पालन करता है उसको भी दोस्तों किसान कहा जाता है, सुअर पालन करते उसको भी किसान कहा जाता है। इसके बाद फूलों का जो उत्पादन करते तो उसको भी किसान कहा जाता है। इसके बाद पशु पालन करता है उसको भी किसान कहा जाता है। अगर मान लीजिए दोस्तों सरकार सारे पैसा जो है केवल 23 फसलों के खरीदने पर लगा जाता है तो बाकी जो सुअर पालन, बकरी पालन, मछली पालन उन किसानों का क्या होगा, उसके लिए सरकार कहां से पैसा लाएगा। तो ये भी इशू है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगला इशू है दोस्तों, एक एबीपी न्यूज का जो दोस्तों हमारे पास रिपोर्ट है उसने बताया था कि अगर सरकार 23 फसलों पर अगर एमएसपी की लीगल कानून बना देता है तो कितना खर्च होगा। तो उसमें बताया था दोस्तों कि अगर सरकार 23 फसलों पर एमएसपी घोषणा कर देती है तो सरकार को उसमें 17 लाख करोड़ खर्च होगा। कितना होगा, 17 लाख करोड़ खर्च, यानी 17 लाख करोड़ का खर्च होगा। दूसरा मांग दोस्तों है कि मनरेगा के अंतर्गत काम को 100 दिन, अभी जो 100 दिन काम मिलता है उसको बढ़ा के 200 दिन किया जाए। दूसरा मांग ये भी है दोस्तों किसानों का, अगर 200 दिन काम कर दिया जाता है उस पर कानून बन जाता है तो सरकार को कितना खर्च आएगा, इस पे बताया एबीपी न्यूज में बताया 6.5 लाख करोड़, यानी 6,50,000 करोड़ खर्च आएगा। इसके बाद तीसरा मांग है दोस्तों कि किसान कह रहा है कि किसान मजदूर का जो भी कर्ज है उस कर्ज को माफ कर दिया जाए। अगर मान लेते दोस्तों अगर कर्ज माफ कर दिया था तो कितना खर्च आएगा, तो उसके लिए बताया टोटल खर्च आएगा दोस्तों 18.40 लाख, यानी 18,40,000 करोड़ आएगा। कितना आएगा, 18,40,000 करोड़ खर्च आएगा। इसके बाद अगला मांग है दोस्तों किसानों की, जो जिन किसानों की उम्र 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है उनको 10,000 रुपये प्रति महीना पेंशन दिया जाए। कितना दिया जाए, 10,000 रुपये पेंशन दिया जाए। अगर उसको भी खर्च को शामिल कर दिया तो टोटल खर्च कितना आ जाएगा, उसमें बताया 1.2 लाख करोड़ इतना खर्च आएगा। इन टोटल खर्चों को दोस्तों अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल खर्चा आता है कितना, टोटल खर्चा आता है दोस्तों 43.10 लाख करोड़। कितना आता है, 43.10 लाख करोड़। दोस्तों इस बार का जो अंतरिम बजट आया है उस अंतरिम बजट का टोटल कितना आकार है दोस्तों, उसका आकार है 47 लाख करोड़। अगर सारा खर्चा दोस्तों इन 23 फसलों के एमएसपी पे सरकार खर्च कर देता है, किसानों की मांग पे खर्च कर देता है तो 43.10 लाख करोड़ खर्च होगा। अब बजट कितना देश का, 47 लाख करोड़, तो कितना करीब 3 लाख करोड़ देश को चलाने के लिए बचेगा दोस्तों। 3 लाख करोड़ देश को चलाने के लिए सरकार के पास पैसा बचाए। ऐसे में दोस्तों बताइए कितना यह मांग किसानों की जायज है कि 23 फसलों को एमएसपी दे दी जाए।
उसके बाद जो है मनरेगा में 170 का 200 दिन काम कर दिया है। किसान और मजदूरों के कर्ज को माफी कर दिया है। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है इन सब कारणों दोस्तों ना, किसान एमएसपी को लीगलाइज नहीं कर रही है। ठीक है। अब दोस्तों सरकार को केवल अनाज को खरीदना ही किसान काम नहीं होता है, कि सरकार को बहुत सारा और भी पैसों चीजों पर खर्च होता है। सरकार को जो है फसलों के उत्पादन के रिसर्च और डेवलपमेंट में भी दोस्तों खर्च होता है, उसके लिए पैसा चाहिए। इसका सिंचाई के लिए दोस्तों पैसा चाहिए, उस पर नई नई तकनीक के लिए पैसा चाहिए सरकार को। तो सब के लिए दोस्तों कहाँ से पैसा लाएगा? सारा पैसा अगर एमएसपी पे खर्च कर देगा सरकार, तो फिर इन लोग को पैसा कहाँ से आएगा? इसके बाद दोस्तों और एक आपने नाम सुना कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, वो श्रमिकों को दोस्तों इसमें पेंशन मिलता है। इसके बाद किसान श्रम योगी मानधन योजना सरकार ने लाया है, जो 60 वर्ष से जो उम्र अधिक हो जाएगा, अगर एक उम्र के बाद दोस्तों अगर अंशदान करते हैं तो उसको 3000 का वार्षिक पेंशन मिलता है 60 वर्ष की उम्र। तो उन सब के लिए दोस्तों सरकार के पास पैसा कहाँ है? सारा पैसा अगर एमएसपी पे खर्च किया जाए तो बाकी चीजों के लिए सरकार पैसा कहाँ आएगा? पैसा तो पेड़ में फटता है नहीं दोस्तों। जितना उत्पादन होता है, जितना सर्विस होता है, उसके अंतर्गत पैसा देश में छपाई होता है। तो देश में उत्पादन बढ़ नहीं रहा, खर्च ज्यादा हो रहा है, तो फिर बैलेंस बिगड़ जाएगा। इन सब कारणों दोस्तों सरकार जो है एमएसपी के अंदर कानून बनाने में आनाकानी कर रही है। फिलहाल अभी जैसे कुछ मांग जैसे बता रही है सरकार की 5 फसलों पे एमएसपी पे कानून बनाने का तैयार हुआ है, ये भी दोस्तों संभव है नहीं। अगर 5 फसल को अगर एमएसपी का, तो बाकी और चीज है उसको क्या किया जाएगा? अगर इलेक्शन का मूड है दोस्तों, अगर चाह ले तो सरकार बना भी दे, कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। बस इन सब कारणों दोस्तों सरकार एमएसपी पर कानून बना नहीं रही है। कैसा लगा हमारा वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट करके। फिर अगले नए टॉपिक में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आ गया, धन्यवाद।